Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th में NCERT of English पूर्वी. So पूर्वी जो बुक है इंग्लिश की उसके हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बट टर्म 1 के एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके लिए आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं सैम्पल पेपर्स बनाऊंगी. तो इंग्लिश का सैम्पल पेपर इसमें हम देखने वाले हैं जिसमें शुरू के मैंने 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं. यूनिट 1 जो है वो वाले. ओके, सो आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का मैंने पेपर बनाया. 3 आवर्स का टाइम रहेगा. आप ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का, तब आंसर्स देखेंगे. ओके, बट ये हो सकता है कि कुछ बच्चों के चैप्टर से एक आध और इसमें ऐड हो, कुछ का जो मार्किंग स्कीम है वो अलग हो सकता है. 60 मार्क्स का आता हो या 70 मार्क्स का आता हो, कुछ का 100 मार्क्स का आता हो, है ना. सो डोंट वरी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. तो ट्राई करिएगा तो इससे आपको एक सेट मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है पेपर के. कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. राइट द क्वेश्चन नंबर क्लियरली अगेंस्ट द आंसर एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विद इन द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट जो दिए गए हैं उसके हिसाब से आंसर करना है. और क्वेश्चन पेपर को ए से डी तक के सेक्शन में डिवाइड किया गया है. 4 सेक्शंस है. यहाँ पे मार्क्स दिए होते हैं, हमें टाइम दिया होता है. और ये टर्म 1 के लिए एक सैम्पल पेपर मैंने इंग्लिश का बनाया है. सो देखिए कुछ इस तरीके का आपका सैम्पल पेपर है. पूरा पेपर मैंने यहाँ पर आपको छोटा करके दिखाया है. बाकी सेक्शन वाइज अब हम डिटेल में देखेंगे. तो सेक्शन ए यहाँ पर आपको दिख रहा है रीडिंग, जिसमें 2 पैसेज दिए हैं. जिसमें क्वेश्चन 1 में हमें चैप्टर का एक पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चन 2 में हमें एक पोएम जो थी उसका एक पैसेज दिया हुआ है. ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्शन बी आप देख सकते हैं. राइटिंग स्किल्स में हमें एक नोटिस लिखने को दिया है, एक लेटर लिखने को दिया और एक स्टोरी लिखने को दी गई है. नेक्स्ट सेक्शन सी है, ये 20 मार्क का रहेगा. इसमें हमें 6, 7th और 8th, 9th और 10th इनमें सब में हमें ग्रामर्स के करेक्ट फॉर्म, इसका एंटोनिम, सिनोनिम्स जो हमने चैप्टर्स में पढ़े उसके हिसाब से दिया गया है. रीअरेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इनमें कोई एरर है तो उसको करेक्ट करना है. फिर ऐसे ही सेक्शन डी है लिटरेचर का, 20 मार्क का है. इसमें 11 में एक यहाँ पर लाइन दी गई है चैप्टर से, उस बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन है वो आंसर करने हैं. 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना. फिर क्वेश्चन नंबर 12 है जिसके आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में करने हैं. यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं. और क्वेश्चन 13 है जिसमें इस जो स्टेटमेंट दिया है इसका आंसर हमें 80 to 100 वर्ड्स में करना है. ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा. अब इसमें ये इस तरीके से मैंने क्यों दिखाया पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को. आपको भी क्वेश्चन पेपर को एक बार पहले ओवर थ्रू ले लेना चाहिए. क्यों? ताकि ऐसा होता है पहले हम पेपर देखते हैं, जो हमें आसान लगता है वहां से हम शुरू कर देते हैं लिखना और फिर बहुत सारा टाइम हम उसी क्वेश्चन में दे देते हैं. बाद में हमारे पास टाइम कम बचता है. इसीलिए हमें पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, एक बार गो थ्रू फटाफट देख लेना चाहिए. ऐसा नहीं डिटेल में पढ़ रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है और जो बेस्ट आता है आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए. तो एक एक करके हम सभी सेक्शंस को देखेंगे. पहला है सेक्शन ए रीडिंग. यहाँ पर हमें पैसेज दिया गया है. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो पैसेज क्या है? जानवी लव टू सिट बाय द river every evening. The river seemed to speak to her with a soothing voice. One evening, as she sat with tears in her eyes, the river said, "You shouldn't cry, you know." Janvi looked around puzzled. Was the river talking to her? "Tell me all about it," said the river. अब यहाँ पर जानवी एक दिन रोते हुए नदी के किनारे बैठी होती है तो उसका रोना देखकर नदी उससे बातचीत करने लगती है ना. सो क्या नदी बातचीत कर रही है? इससे रिलेटेड पैसेज हमने चैप्टर में पढ़ा था. चैप्टर तो डिटेल में ही समझना होगा, यहाँ पर मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ. सिर्फ इस पैसेज से जो यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे आंसर दिखाती हूँ. ऐसे आप भी क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1 लिखेंगे. ठीक है, ऐसे आंसर 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है. ऐसे लिखना है आपको. ठीक है, मैं ये सब इरेज कर रही हूँ. लेट अस जस्ट सी वन बाय वन. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग टू जानवी इन द पैसेज. जानवी से कौन बात कर रहा है पैसेज में? रिवर इज स्पीकिंग टू जानवी विद पैसेज. व्हाई वाज जानवी क्राइंग नियर द रिवर. जानवी रो क्यों रही है? जानवी वाज क्राइंग नियर द रिवर बिकॉज शी फेल्ट हेल्पलेस एंड अनसर्टेन अबाउट वेदर शी कुड गो टू स्कूल. वो अनसर्टेन थी, उसको पता ही नहीं था कि स्कूल जाना चाहिए कि नहीं, और वो हेल्पलेस, वो बहुत असहाय महसूस कर रही थी. What emotions does the river show in this passage? रिवर का क्या इमोशन इसमें दिख रहा है? तो रिवर shows emotion of care, encouragement and support. Then what do you think made जानवी feel better? जानवी को अच्छा क्यों फील होने लगा? River's kind and
फ्रेंडली वॉइस मेड जानवी फील ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। रिवर की जो वॉइस थी वो बहुत दया से भरी हुई थी और दोस्तों जैसी बात कर रही थी रिवर जानवी से, इसलिए जानवी को ब्रेव फील हुआ, बहादुरी जैसा फील हुआ और कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स काम। काम होना, कामिंग मतलब शांत होना, किस वर्ड से हमें पता चलता है? तो इसका आंसर है सूदिंग। यहाँ पर दिया था सूदिंग वॉइस, मतलब बहुत शांत आवाज में नदी ने बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते। अब इसमें पोएम की कुछ लाइनें दी गई हैं। सो अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू अटर द लीस्ट complaint till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint। ये हमने स्पाइडर वाला जो पढ़ा था, किंग वाला चैप्टर पोएम, उसमें से है ना। सो हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, किसके बारे में पोएम में बात हो रही है? तो इसके सभी के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2 के। सो पहला है स्पाइडर की बात हो रही है ना। देन व्हाट डू द वर्ड डिजी एंड फेंट टेल अस अबाउट द कैरेक्टर। डिजी और फेंट से क्या पता चलता है कैरेक्टर के बारे में? कि स्पाइडर वीक है, मतलब कमजोर है, टायर्ड है, थका हुआ है, नियरली एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, फ्रॉम ट्राइंग रिपीटेडली, बार बार ट्राई करने से उसकी एनर्जी अब वीक हो गई है ना। देन व्हाट मैसेज डज दिस स्टैंजा गिव, ये जो स्टैंजा है पूरा, इससे क्या मैसेज मिलता है? सो इट टीचेस अस नॉट टू गिव अप, हमें हार नहीं माननी चाहिए, टू कीप ट्राइंग, हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, इवन वी आर टायर्ड और हैव फेल्ड, अगर हम हार गए हैं तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, और हम फेल हो गए हैं तो भी, या फिर हम थक गए हैं तो भी। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन अप इट रेन। पोएटिक डिवाइस मतलब किस तरीके से कविता को यहाँ पर लिखा गया है? सो रिपीटेशन, अप, यहाँ पर वर्ड को रिपीट किया गया है। राइट वन क्वालिटी ऑफ स्पाइडर फ्रॉम द पोएम, क्वालिटी बताइए। सो स्पाइडर इज डिटरमाइंड एंड डज नॉट गिव अप डिस्पाइट फेलिंग, वो कभी भी हार नहीं मान रहा था, हारने के बाद भी वो ट्राई करना नहीं छोड़ रहा था। देन अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए के दोनों पैसेज हमने देख लिए हैं। यहाँ पे राइटिंग स्किल्स 20 मार्क्स का है। तो पहला है, हमें एक नोटिस लिखना है ना, किस चीज के लिए? स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन के लिए ऑन करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो कैसे लिखेंगे नोटिस? नोटिस की मैंने कुछ खास बातें आपको बताई थी कि पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर से एक बॉक्स बनाया है, यहाँ पे आंसर नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। यहाँ सेंटर में हम लिखते हैं नोटिस, फिर लिखते हैं इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन, जो हमारा टॉपिक दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, फिर बताना है स्टूडेंट्स को। सो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन द टॉपिक। अब टॉपिक क्या है? करेज एंड डिटर्मिनेशन। डेट बता देंगे, टाइम बता देंगे, वेन्यू कहाँ पर हो रहा है ये बता देंगे कॉम्पिटिशन। देन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट गिव देयर नेम्स टू इंग्लिश टीचर बाय 15 अगस्त। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। कल्चरल सेक्रेटरी, जो कल्चरल सेक्रेटरी बन के लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू आर इंस्पायर्ड बाय द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। एक फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें अपने दोस्त को आप बता रहे हैं कि किंग ब्रूस वाली जो पोएम हमने पढ़ी थी ना, उस पोएम से हम कितना मोटिवेट हुए हैं। तो किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे? सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं लेटर राइटिंग सैंपल मैंने दिया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डियर अंजलि, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट अ पोएम आई recently read called King Bruce and the Spider। ये पोएम का नाम दिया। इट इज अबाउट अ किंग हु लॉस्ट मैनी बैटल्स। ये एक राजा के बारे में पोएम है जिसमें राजा ने बहुत सी हार, मतलब युद्ध, बहुत सारे लड़ाइयां जो है हारी है, बट रीगेन होप बाय वाचिंग अ स्पाइडर ट्राई अगेन एंड अगेन टू स्पिन इट्स वेब। लेकिन वो राजा फिर से होप यानी उम्मीदें उसके अंदर आ जाती हैं, कैसे? एक स्पाइडर को देख के जो कभी हार नहीं मान रहा है ना। इट रिमाइंडेड मी दैट वी शुड नेवर लूज करेज। ये मुझे भी रिमाइंड कराता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जस्ट लाइक द स्पाइडर we must keep trying even if we fail many times। बिल्कुल स्पाइडर की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, अगर हम फेल भी हो जाते हैं फिर भी हमें ट्राई करते रहना चाहिए। I really found it inspiring and thought of sharing it with you। ये पोएम मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी और मैंने सोचा तुम्हारे साथ में शेयर करूं। योर लविंग फ्रेंड रिया, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टोरी टेलिंग। एक स्टोरी आपको बतानी है। राइट अ स्टोरी। अब उसकी बिगनिंग कैसी होनी चाहिए? I never believed rivers could talk until one evening। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि नदी कभी बात कर सकती है। तो एक स्टोरी इससे शुरुआत करते हुए आपको बनानी है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, ये जो हमारा रिवर वाला चैप्टर था ना, जानवी वाला, उससे यहाँ पर लिया गया है। सो स्टोरी कैसे लिख सकते हैं? I never believed rivers could talk until one evening I sat near river feeling lonely and sad। Suddenly I hear a soft voice saying, don't be afraid। I looked around and the river was speaking। It told me stories of strength and hope।
It encouraged me to follow my dreams and not worry about failures. That moment changed my life. Since that day, I visit the river whenever I feel low and it always lifts my spirit with its wise word. ये देखो, ये तो मैंने रिवर वाला एग्जाम्पल दिया है कि स्टोरी लिखने के लिए. हो सकता है आपको कोई और सिचुएशन दे दे और कहें कि एक स्टोरी लिखनी है, तो छोटी छोटी लाइनें क्रिएट करके आप स्टोरी बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. अब एक एक करके हम यहीं पर आंसर भी देखेंगे. ग्रामर का सेक्शन है. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें करेक्ट फॉर्म भरना है वर्ब का. तो येस्टरडे, येस्टरडे क्या होता है? पास्ट फॉर्म. तो गो का पास्ट क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, यानी वेंट होता है. ठीक है, वेंट यहाँ आएगा. देन शी कैरी, यहाँ पर क्या आएगा? हर बैग एंड डैश क्विकली. सो शी कैरिड, पास्ट फॉर्म. ओके, शी कैरिड एंड वॉक का हो जाएगा वॉक्ड. अब यहाँ पर आपको वीक का एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट. तो वीक का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर्स वगैरह और सही से आंसर करेंगे. ओके, फिर है सिनोनिम बताना है ब्रेव का. ब्रेव का एक और मिलता जुलता वर्ड कौन सा होगा? करेजियस. देन एबल के आगे प्रीफिक्स लगाना है. प्रीफिक्स मतलब इसके आगे कोई वर्ड जोड़ना है और इसका कोई ऐसा वर्ड बनाना है जो अलग मीनिंग हो. तो हम लगा देंगे अन. तो ये क्या बन जाएगा? अनेबल. एबल मतलब कर पाने योग्य, अनेबल मतलब नहीं कर पाने योग्य. देन सफिक्स टू फॉर्म नाउन फ्रॉम काइंड. अब काइंड के आगे कुछ ऐसा लगाओ जिससे हम सफिक्स बनाए. तो देखो, प्रीफिक्स मतलब होता है आगे जोड़ना और सफिक्स मतलब पीछे जोड़ना. तो देखो, काइंडनेस, काइंडनेस. ठीक है, ओके. नाउ इसी में क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी का ही, रीअरेंज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. द क्लाइंब स्पाइडर वॉल द अप. तो इसका क्या होगा? द स्पाइडर क्लाइंब अप द वॉल. देन वॉइस जेंटल, रिवर्स वॉज द, रिवर्स वॉइस वॉज जेंटल. ठीक, फिर कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें डायरेक्ट स्पीच कहा गया है. डायरेक्ट में क्या होता है? ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है. मैंने कराया था आपको चैप्टर में. शी सेड द स्पाइडर इज ब्रेव. अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट में. मुझे उसकी बात को बताना है तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे. अभी इस लाइन का मतलब है डायरेक्ट में कि उसने कहा कि मकड़ी बहुत ब्रेव है. तो अब मैं कैसे बोलूंगी? शी सेड दैट. दैट लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं. द स्पाइडर, और ये जो इज है ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका वॉज यानी पास्ट टेंस में इसको चेंज कर देंगे. शी सेड दैट स्पाइडर वॉज ब्रेव. ऐसे ही द टीचर सेड. अब ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम दैट भी लगा सकते हैं या फिर टू भी लगा सकते हैं. द टीचर सेड टू. अब ये ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड. ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड. ओके, नाउ नेक्स्ट है करेक्ट द एरर्स. इसमें क्या गलती है? जैसे पहला है ही डू नॉट listens to anyone. So he के साथ do नहीं आता है, does आता है. He does not listen to anyone. Then the girls read the book last night. So the girls read the book last night. क्यों? क्योंकि read present form है और last night past, पिछली रात की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका past form होगा read, read, read. तीनों ही फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है रीड की, बस पढ़ते हम अलग अलग है ना. इसको पढ़ते हैं रीड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं रेड एंड रेड. ओके, तो ये हमने देख लिया अपना सेक्शन सी. अब सेक्शन डी देखते हैं. यहाँ पे लिटरेचर के क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो क्वेश्चन 11 है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर. यहाँ पे लाइन दी गई है, रिवर सेड गर्ल्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज बॉयज, व्हाई डोंट यू ट्राई. लड़कियां भी उतनी ही स्ट्रांग होती हैं जितने की लड़के, तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो. तो इसमें क्वेश्चन है 5. पहला है हु इज रिवर टॉकिंग टू. रिवर किससे बात कर रही है? जानवी से. देन व्हाट डज This tells us about the river's role in Janvi life. River का क्या रोल है जानवी की लाइफ में? River act as a guide and motivator in her life. Then what is the main message here? क्या मैसेज है इस लाइन का? So मैसेज है कि girls are just as capable as boys. लड़के जितना कुछ कर सकते हैं उतना ही लड़कियां भी कर सकती हैं. How did Janvi respond? जानवी ने कैसे आंसर किया? जानवी gathered courage and entered the classroom. जानवी क्लास में गई अपने आप को हिम्मत, अपने आप के अंदर हिम्मत जुटाकर. Then हमें एक वर्ड बताना है जो रिवर को डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एनकरेजिंग. वो एनकरेज कर रही है. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सेक्शन डी का. सेक्शन डी का ही क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. इसमें 5 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिसका 30 से 40 वर्ड में आंसर करना है. जैसे पहला है What lessons does Helen Keller teach through her essay? क्या लेसन हमें मिला इससे? सो हेलन केलर ने हमें बताया it teaches us to appreciate our senses. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन सबको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. and use every opportunity to learn. She reminds us not to take life for guaranteed. लाइफ को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम वेस्ट कर रहे हैं. हमेशा हमें जो भी चीज़ भगवान ने दी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए. तो
हमने पहला वाला क्वेश्चन देख लिया। अब दूसरा का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट व्हाई वाज किंग ब्रूस इंस्पायर्ड बाय स्पाइडर। जो वो राजा थे ब्रूस, वो स्पाइडर से क्यों इंस्पायर हुए। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय स्पाइडर बिकॉज इट डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर फॉलिंग मल्टीपल टाइम्स। वो बार बार गिरने के बाद भी हताश नहीं हो रहा था। इट्स परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब लगातार कोई चीज करते रहना। इसने हेल्प किया किंग को दोबारा से करेज यानी हिम्मत जुटाने में, है ना, क्योंकि वो बैटल में हार गए थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड जानवी फेस व्हाइल वांटिंग टू स्टडी। जब वो पढ़ना चाहती थी तो जानवी को क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो जानवी वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज शी फियर्ड रिजेक्शन एंड थॉट पीपल वुड लाफ एट हर फॉर बीइंग अ गर्ल ट्राइंग टू स्टडी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्लास में जाएगी तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हंसेंगे, वो कर नहीं सकती, ऐसा है ना, कि कैसे एक लड़की होके ट्राई कर रही है स्टडी करने की और इतना ज्यादा गैप होने पर, राइट। देन डिस्क्राइब एनी टू क्वालिटीज ऑफ द रिवर फ्रॉम स्टोरी। कौन सी दो क्वालिटीज हम ले सकते हैं। रिवर इज शोन एज काइंड एंड मोटिवेशनल। इट स्पोक टू, यहाँ पे गैप आएगा बेटा, स्पोक टू जानवी, हेल्प हर ओवरकम हर फियर्स एंड एनकरेज हर टू फॉलो हर ड्रीम्स। देन लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ देख लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यूज डज द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर प्रमोट। कौन सी हमें वैल्यू इस पोएम से जानने को मिली। सो इससे हमें परसिवरेंस मतलब लगातार काम करना, पेशेंट मतलब धैर्य बनाकर रखना, एंड वैल्यू ऑफ नेवर गिविंग अप और कभी हार ना मानना, ये जानने को मिला, इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर, बहुत बार हारने के बाद भी। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये लॉन्ग आंसर होगा इसका, 80 से 100 वर्ड में लिखना है। आपको कंपेयर करना है करेज और डिटर्मिनेशन शोन बाय जानवी, किंग ब्रूस एंड हेलेन केलर। ये तीनों जो हमने कहानी पढ़ी, इसमें इन तीनों कैरेक्टर्स के जो करेज था और डिटर्मिनेशन था उसको कंपेयर करना है, और इनसे हमें आपको क्या जानने को मिला, क्या सीखने को मिला, वो भी बताना है। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तीनों चैप्टर या किसी चैप्टर को कंपेयर करने को आपको दिया जाए। सो जानवी, किंग ब्रूस एंड हेलेन केलर ऑल शो करेज एंड डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट वेज। इन्होंने अलग अलग तरीके से डिटर्मिनेशन दिखाया, अपना उद्देश्य दिखाया। जानवी वॉज स्केर्ड बट ब्रेव इनफ टू एंटर द क्लासरूम। जानवी डरी हुई तो थी लेकिन वो बहुत बहादुर थी, उसने क्लास में एंट्री ली। फिर किंग ब्रूस लॉस्ट बैटल, किंग ब्रूस हार मान गए थे बैटल्स में, लेकिन स्पाइडर को देखकर वॉचिंग द स्पाइडर टॉट हिम टू ट्राई अगेन, दोबारा से वो ट्राई करना चाहते थे। ऐसी हेलेन केलर फेस द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ऑल, बीइंग डेफ एंड ब्लाइंड। हेलेन केलर देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बट शी स्टिल बिकेम अ ग्रेट स्पीकर एंड राइटर। फिर भी वो इतनी बड़ी महान वक्ता और राइटर बनी। सो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, इनसे हमें पता चलता है, दे टीच अस दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम बिलीविंग इन आवरसेल्फ एंड नेवर क्विटिंग। सक्सेस कब मिलती है, जब हम खुद में विश्वास करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। दे रिमाइंड अस दैट इवन स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड टू बिग अचीवमेंट्स इन लाइफ। ये हमें बताते हैं कि छोटे छोटे कदम भी अगर हम लेते हैं तो लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद फर्स्ट सैंपल पेपर ऑफ इंग्लिश। अब मैं हिंदी का अपलोड कर दूंगी, बट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सही तो लग रहा है ना, इसी तरीके से पेपर आता है। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, कि कैसा लगा पेपर आप लोगों को, सो दैट अगर कुछ चेंजेस हो गए तो नेक्स्ट पेपर में मैं करूंगी, अगर नहीं होंगे तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर बना दूंगी। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.